गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि हम कहां पर चले आए हैं? बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर पर चला है। क्या नाम है इसका चैप्टर का? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। इस चैप्टर का हमारा नाम है। अब एक बात बताइए, आप कितनी वीडियो बन चुकी हैं? अगर आप देख रहे हैं वीडियो को, हमारे 3 वीडियो बन चुके हैं, 3 लेक्चर हमारे बायोटेक्नोलॉजी के बन चुके हैं। पहले वाले लेक्चर में मैंने क्या बताया था? बायोटेक्नोलॉजी को समझाया था। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। बायोटेक्नोलॉजी वर्ड किसने दिया? क्या बताया आपको? पता है आपको कि वो गिव्स बायोटेक्नोलॉजी वर्ड, टर्म बायोटेक्नोलॉजी किसने दी? बायोटेक्नोलॉजी का शब्द किसने दिया? पता चला, कार्ल एरेकी ने दिया था। कब दिया था? 1919 में दिया था। अच्छा, 1919 में दिया था। याद आया। एक रटी रटाई डेफिनेशन बताई थी। किसने बताई थी? बायोटेक्नोलॉजी की एक रटी हुई डेफिनेशन थी, वो किसने बताई थी? EFB। EFB क्या होता है? अरे बोलो, क्या होता है EFB? सीधी बात है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दूसरी वाली वीडियो में हमने क्या देखा था? कोर टेक्निक्स देखी थी, प्रिंसिपल्स देखे थे। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या है, यानी किस बेस पर हमारी बायोटेक्नोलॉजी क्या काम करती है। और तीसरी वाली वीडियो में हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टेप्स के बारे में देखा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जीन की खुरापात कर रहे हैं, जीन से हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, जीन की काटाई छटाई कर रहे हैं, किसी में जुड़ाई कर रहे हैं, किसी में जीन को जोड़ रहे हैं। उसकी स्टेप्स क्या है, पहले हम क्या करेंगे, बाद में हम क्या करेंगे, उसके बारे में हमने देखा था। तो 3 वीडियोस वी ऑलरेडी कंप्लीटेड। चौथी वाली वीडियोस हमारी स्टार्ट हो गई है। तो चौथी वाली वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा चौथी वाली वीडियो का। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा भैया? इन 1972 स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर constructed the first recombinant DNA. First recombinant DNA. फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसका मतलब समझ लें भैया, सीधी सीधी बात है ये, तो ऐसे जा रही है, आपको पता नहीं होगा। 2 साइंटिस्ट थे, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर। इन्होंने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। और कब बनाया था? 1972 में। बात आती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये लिखा है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं आपकी समझ के लिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए? इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ, डेफिनेशन बता देता हूँ। पता चला कि बच्चे सिर खुजलाएं रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, तो फिर मजा नहीं आएगा ना। हाँ भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐसा डीएनए है जो रिकम्बाइन हो रहा है, रिकम्बाइन होके बन रहा है। तो अलग अलग सोर्स का लिया हमने डीएनए, एक इस वाले ऑर्गेनिज्म का डीएनए लिया, एक इसका लिया, और इस वाले ऑर्गेनिज्म का डीएनए इस वाले ऑर्गेनिज्म के डीएनए से मिला दिया। तो उसमें डीएनए जो बना, देखो ये वाली प्रोसेस तो बताई थी मैंने कि हमने, ये हमारी डिजायर्ड कोई जीन है, डीएनए है, ठीक।
ये हमारा क्या है, ऑर्गेनिज्म है। इस ऑर्गेनिज्म में ये डीएनए मिल रहा है। ठीक, अब इस डीएनए को हमने इस ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दिया, यहां से डाल दिया। अब इस वाले को कहां डाल दिया, यहां पे हमने डाल दिया। तो इस डीएनए को अब हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग सोर्स से लिया। ये आधा डीएनए इस वाले ऑर्गेनिज्म की सोर्स का है और ये वाला डीएनए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का है। तो ये डीएनए, अलग अलग डीएनए को जब हम रिकम्बाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या बनता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। तो हम लिख सकते हैं डीएनए, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, डीएनए विच फॉर्म्ड टू डिफरेंट विच फॉर्म ट्यू आएगा, टू डिफरेंट सोर्सेस। ऐसा डीएनए जो अलग अलग सोर्स से बना होता है उसको हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये डीएनए मान लीजिए इस वाले ऑर्गेनिज्म का था, इस वाले ऑर्गेनिज्म का था ये डीएनए, इस वाले ऑर्गेनिज्म का था ये डीएनए। अब इस वाले ऑर्गेनिज्म का डीएनए आधा कुछ निकाल के हमने इस वाले ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ मिला दिया। तो अब ये वाला जो डीएनए होगा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, क्योंकि ये वाला डीएनए में, ये पूरा जो डीएनए है उसमें यहां से यहां तक जो है इस ऑर्गेनिज्म का डीएनए है और यहां से यहां तक जो इस ऑर्गेनिज्म का डीएनए। तो अलग अलग सोर्स से जो डीएनए बनता है, अलग अलग सोर्स से अलग अलग सोर्स से जो डीएनए बनता है उसको हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ऐसा कारनामा कब हुआ भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब बना, अलग अलग सोर्स से लेकर डीएनए कब बनाया गया, ऐसा कारनामा दुनिया में कब हुआ, 1972 याद रखना, 1972 में ऐसा कारनामा हुआ था। ओए लिख रहा है, क्या बात है, पहचान गए होंगे। 1972 में ये हुआ था। किसने किया, स्टैनले कोहेन ने और हर्बर्ट बोयर ने। ये क्या करते थे, जब ये डीएनए आदन ने काटा और इसको बाहर निकाला तो ये डीएनए इसमें नहीं जा रहा था, तो हर बार कोहनी मारते थे, चप चप, हर बार कोहनी मारते थे। हर्बर्ट बोयर हर बार कोहनी मारते थे, कोहेन हर बार कोहनी मारते थे। इससे आप याद कर सकते हैं, लिंक है। हर बार जो कोहनी मारी डीएनए में तो उससे क्या बना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। और ये कोहनी कब मारी गई, 1972 में ये कोहनी मारी गई थी। ठीक है, तो ये एक हमारा पॉइंट है, इसे आप याद कर लेना भैया। ठीक है, तो 1972 में सबसे पहले वाला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने ये बनाया था। अब आता है नेक्स्ट वाला पॉइंट। हर्बर्ट बोयर worked on restriction enzymes of E. coli, which cut DNA in
which cut DNA in particular manner and produce sticky ends on both the strands on both the strands these restricted ends were ligated with desired pieces of DNA. Desired pieces of DNA. Desired pieces of DNA. ये देखिए भैया क्या कह रहे हैं ये हमारे हर्बर्ट बॉयर ये कह रहे हैं। हर्बर्ट बॉयर ने किस पर काम किया था? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऑफ ई कोलाई के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर काम किया था, यानी कि एक ऐसा एंजाइम जो काटता है दूसरे मॉलिक्यूलर बेसिस को, दूसरे मॉलिक्यूल को काटता है। यहाँ पर मॉलिक्यूल को किसको काटेगा? डीएनए को काटेगा। डीएनए बिग मॉलिक्यूल है। तो यूसेरिकिया कोलाई, अब ये क्या है ये समझ में आना चाहिए भाई। ये कौन सा जीव है? अरे भैया ये एक बैक्टीरिया है। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ई कोलाई बैक्टीरिया के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर काम किया था। किसने काम किया था? हर्बर्ट बॉयर ने काम किया था। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? काटने का काम करता है, ठीक। किसका था? यूसेरिकिया कोलाई का था। तो हर्बर्ट बॉयर ने ई कोलाई के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर काम किया था। यहां तक बात क्लियर हो गई। which cut DNA in particular manner, जो डीएनए को एक पर्टिकुलर मैनर में काटता है, एक स्पेशल मैनर में काटता है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कैसा भी काट दिया। अगर टेढ़ा काट रहा है तो टेढ़ा ही काटेगा, अगर सीधा काट रहा है तो सीधा ही काटेगा। तो पर्टिकुलर मैनर में डीएनए को काटता है। कौन काटता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो किसका था? यूसेरिकिया कोलाई का था। किसने उसको डिस्कवर किया था? किसने उस पर काम किया था? सॉरी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो ई कोलाई का है उस पर काम किसने किया था? हर्बर्ट बॉयर ने काम किया था। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? डीएनए को पर्टिकुलर मैनर में काटता है। और क्या करता है? एंड प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स ऑन बोथ द स्ट्रैंड्स, और दोनों के स्टिकी एंड को प्रोड्यूस करता है। स्टिकी एंड क्या होते हैं? चिपकने वाले। अब ये बात समझ में नहीं आई। तो यहाँ पे देख लेते हैं भैया, ये है हमारा डीएनए, ये डीएनए है, ठीक है। यहाँ सीधा सीधा हमने डीएनए बना लिया। अब इस डीएनए को कौन काटेगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहां से काटेगा और यहां पर काट देगा, ठीक है। जब यहां से यहां पर काट देगा, है ना, तो ये कटा
तो ये कैसे बन जाएगा, ये वाला स्ट्रैंड इधर चला जाएगा, ये वाला कैसे बन जाएगा, और बनेगा कि नहीं। कितने हैं यहाँ पे, 5 हैं, 1 2 3 4 5, ठीक 5। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 5 हैं। ये देखो 1 2 3 4 5, आधा हिस्सा तो इधर आ गया, और ऊपर वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा। 1 2 3 4, दूर दूर बना दे जिससे कि आपको यहाँ जैसे बन रहा है सेम बना देते हैं। 1 2 3 4 5, फिर कितना है, 1 2 3, 1 2 3 4 ही तो रह रहे हैं यहाँ पे, 4। देखो अब पहली वाली कहानी में दोबारा बता रहा हूं। हार्वर्ड बोयर ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर इकोलाई के पे काम किया था, जो डीएनए को पर्टिकुलर मैनर में काटता है, और पर्टिकुलर मैनर में काट के ये क्या प्रोड्यूस करता है, रेस्ट्रिक्टेड, वो जो है दोनों स्टैंड के स्टिकी एंड का मतलब चिपकने वाले एंड ये प्रोड्यूस करता है। अब इसको, ये पूरा डीएनए था, यहां से ऐसे ऐसे काट दिया। अब यहाँ से ऐसे ऐसे कटेगा, देखो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं, ये काट दिया यहाँ से, मैं देखिए आज जिससे आपको ढंग से वो बना रहा हूँ। ऐसे इसने यहाँ से काट दिया, तो ये वाला स्ट्रैंड इधर आ गया और ये वाला स्ट्रैंड इधर आ गया, ये वाला स्ट्रैंड तो इधर चला गया और ये वाला स्ट्रैंड हमारा इधर चला गया, है ना। जब ये वाला स्ट्रैंड इधर चला गया तो ये हमारे क्या होंगे, दोनों स्टिकी एंड होंगे कि नहीं। भाई देखिए यहाँ पर आ गया ए टी जी, तो ए के सामने क्या होता है, टी ए, जी के सामने क्या होता है, सी। ऐसे होंगे क्या नहीं, बताइए। जी ए टी, जी टी ए, जी सी होंगे, ये होंगे कि नहीं, बताइए। यही तो होंगे। तो सीधी बात ये है कि ये स्ट्रैंड ए टी के साथ जुड़ जाएगा, ए टी के साथ जुड़ जाएगा, टी ए के साथ जुड़ जाएगी, जी सी के साथ जुड़ जाएगी, जी सी के साथ जुड़ जाएगी। तो ये आपस में कौन से होंगे, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होंगे कि नहीं। जब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होंगे तो आपस में चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे, बिल्कुल चिपकेंगे। तो इसीलिए इन स्ट्रैंड को क्या नाम दिया गया, स्टिकी स्ट्रैंड नाम दिया गया। स्टिकी का मतलब चिपकने वाले, स्टिकी का मतलब क्या है, चिपकने वाले स्ट्रैंड ये होते हैं। तो ये चिपकने वाले स्ट्रैंड इसने प्रोड्यूस किए काटने के बाद। These restricted ends were ligated with desired pieces of DNA. अब ये restricted ends जो हैं, हम चाहने वाले डीएनए, हमारी जो यूजफुल डीएनए है उसके साथ इनको लाइगेट कर देते हैं, चिपका देते हैं, जोड़ देते हैं। लाइगेटेड का मतलब जोड़ देंगे। अब इन एंड्स को हम किसी दूसरे डीएनए के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये कहानी है हमारी। तो दोबारा देख लीजिए, हर्बर्ट बोयर ने ई कोलाई के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर काम किया था, जो डीएनए को पर्टिकुलर मैनर में काट देता है और और स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस कर देता है। ये रेस्ट्रिक्शन एंड जो रेस्ट्रिक्टेड एंड यानी कि स्टिकी एंड होते हैं, किसी डिजायर्ड जो यूजफुल वाले डीएनए के टुकड़े के साथ जोड़ दिए जाते हैं। तो ये हमारा पहला वाला पॉइंट, ये सेकंड वाला पॉइंट हो गया। अब हमारा थर्ड वाला पॉइंट देख लीजिए, वो क्या कह रहा है। थर्ड वाला पॉइंट ये देख लेते हैं। थर्ड वाला पॉइंट, स्टैनले कोहेन studied plasmid DNA floating freely
floating freely in cytoplasm in cytoplasm of bacterial cells He also developed a method. Of removing plasmids from the vessels. Plasmids from the cell and reinserting them in other cells. ये देखिए भैया, ये क्या लोचा है, क्या जो अब तक आपने नहीं सोचा है। स्टैनले कोहेन ये वाला था। स्टैनले कोहेन ने बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में प्लाज्मिड डीएनए को फ्री तैरते हुए का स्टडी किया। ये हमारा कौन है? बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल में ये हमारा क्या है? डीएनए है। ठीक है, ये हमारा डीएनए है ना। अब इसमें हमने क्या देखा? स्टैनले कोहेन ने प्लाज्मिड डीएनए को अब भाई ये बात दिमाग खराब कर रही है कि प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज द लोचा ऑफ प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है? पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखवा देते हैं भाई प्लाज्मिड की, कि ये प्लाज्मिड क्या होता है। ये देखिए प्लाज्मिड, इसकी डेफिनेशन लिख लो भाई, नहीं आप टेंशन ले लोगे आप। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। इतना तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बैक्टीरियल सेल में पाया जा रहा था, प्लाज्मिड है। एक बैक्टीरिया में क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोमल डीएनए ऐसे ये पाया जा रहा है। ठीक है, ये वाला क्रोमोसोमल डीएनए है बैक्टीरिया, ये वाला क्रोमोसोमल। इसके अलावा और जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब ये वाला जो डीएनए है, ये इस बैक्टीरिया के पूरी इंफॉर्मेशन को देगा, ये वाला डीएनए। इसलिए इसको हमने नाम दिया क्रोमोसोमल डीएनए, यानी क्रोमोसोम्स में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी क्रोमोसोम के डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है, वो उस बैक्टीरिया के लिए यूजफुल है। तो इसमें अगर काट छांट कर दी तो हमारे बैक्टीरिया में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन हमारी इस वाले डीएनए प्रेजेंट है बैक्टीरिया से रिलेटेड।
लेकिन ये एक्स्ट्रा पड़ा होता है, इसकी ऐसी कोई खास रोल नहीं होता है हमारे बैक्टीरिया में, तो इसीलिए क्या कहा गया इसको, इट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच प्रेजेंट इन बैक्टीरिया या विच प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल, यही तो कहा गया इसको। ठीक है, अब देखिए कहानी क्या है कि स्टैनले कोहेन ने तो बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में प्लाज्मिड डीएनए का जो फ्री तैर रहा था उसका स्टडी किया। उसने क्या किया कि एक मेथड डेवलप किया, किसने, स्टैनले कोहेन ने, कि जिससे इस प्लाज्मिड डीएनए को बाहर निकाला जा सकता है, इस प्लाज्मिड डीएनए को बाहर निकाला जा सकता है, फिर उस मेथड से दूसरा मेथड लिया, उस मेथड से इसको दोबारा अंदर भेजा जा सकता है। ये किसने काम किया था, स्टैनले कोहेन ने काम किया था। समझ में आ गया पूरी तरह से, ये था हमारा कि स्टैनले कोहेन ने क्या काम किया था। ठीक है, ये वाली बात। तो अब मेरे ख्याल से लंबी वीडियो जा रही है, मैंने देखा है जैसे अभी 26 मिनट की वीडियो हमारी चली गई है, तो कोई बात नहीं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।